हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टूवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चलते हैं उन सभी लोगों के साथ जो मानवता की राह पर चल रहे हैं, हमारे समाज के लिए, हमारी प्रकृति के लिए, हमारे देश के लिए या विश्व के लिए ऐसे काम कर रहे हैं जो आज भी इस मानव को इंसान बनाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जीवन जीकर चले जाते हैं और उनका जीवन संपूर्ण होने के बाद उन्हें ये लगता है कि उन्होंने पूरे जीवन में क्या कभी किसी की मदद की, क्या कभी किसी के लिए कोई ऐसा काम किया जिससे किसी का जीवन सुधर जाए। तो हमें आज ये एहसास होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनसे वंचित रह जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग आज भी हमारे देश में, हमारे शहर में, हमारे विश्व में हैं जो इसे निभा रहे हैं। और ऐसे ही लोगों की कहानी मैं आप तक लेकर आती हूँ। ये वो अनसंग हीरोज हैं जिनके बारे में आपने शायद अभी तक कहीं ना सुना हो, और अगर सुना हो तो आपको ये महसूस होगा कि आप इनकी तरह कुछ काम जरूर कर सकते हैं। तो आज की इस खूबसूरत सी कड़ी में हम बात करने वाले हैं प्रदीप त्रिपाठी जी से। अब मजेदार बात यह है कि त्रिपाठी में भी इनके ट्री आता है और उनके साथ साथ ये फाउंडर हैं ग्रीन यात्रा। ग्रीन यात्रा एक बहुत ही खास ऑर्गेनाइजेशन जो न सिर्फ ढेर सारा फॉरेस्टेशन का काम कर रही है, लेकिन ये कहलाते हैं फॉरेस्ट मैन ऑफ कंक्रीट जंगल। वो कंक्रीट का जंगल जिसे हम गर्व से अपना घर, अपना शहर और स्मार्ट सिटीज कहते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रकृति नहीं है। त्रिपाठी जी वो हैं जो इस प्रकृति को, इस नेचर को हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज करेंगे हम इनसे ढेर सारी बात, लेकिन उससे पहले मैं करूंगी इनका स्वागत रेडियो मानव रचना 107.8 FM के स्टूडियो में। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you, Bhavna ji, and thank you, inviting us in your special show मानवता की राह पर. So thanks for inviting us and to share our story. प्रदीप जी, सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे जानना चाहूंगी, ग्रीन यात्रा, बहुत खूबसूरत सा नाम आपने रखा है, लेकिन इस यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई, कब हुई और कैसे हुई? ग्रीन यात्रा 2008 में शुरू हुआ था। आउट ऑफ यदि आप देखें तो शुरुआत की मैं बात बोलूं कि जब हम कोई प्रॉब्लम देखते हैं, जैसे पब्लिक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, पर्सनल नहीं हो प्रॉब्लम, सबसे रिलेटेड हो, एक कम्युनिटी की प्रॉब्लम हो, तो दो चीजें होती हैं। या तो हमें लगता है कि हम उसे इग्नोर कर दें, दूसरा हम कई बार अथॉरिटीज को क्रिटिसाइज करें और बोलें कि सरकार ये नहीं करती है, ब्लेम गेम करें। आजकल सोशल मीडिया है तो हम ट्विटर पे लिखते हैं या सोशल मीडिया पे लिख दें। और तीसरा एक होता है कि लेट्स बी द पार्ट ऑफ सोल्यूशन, चलो कुछ करते हैं उसको, नॉट ऑन द लेवल, हम जितने अपने लेवल पे कर सकते हैं उसके लिए हम कोशिश करते हैं। तो ग्रीन यात्रा एक इसी कोशिश से शुरुआत हुई थी कि जब हमने देखा कि प्रॉब्लम्स हैं, सो अर्लियर वी आर मोर ऑन द अवेयरनेस कि हम स्कूल कॉलेजेस में एनवायरनमेंट की वैल्यू। हमारा एक प्रोजेक्ट था जो सबसे पहले शुरू हुआ था, नोन एज गो ग्रीन गणेशा। जैसे मैं मुंबई महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, तो जो गणपति के समय गणेश चतुर्थी होती है तो पूरा हमारे यहाँ बहुत बड़ा फेस्टिवल है। उसमें पीओपी के बहुत ज्यादा और इको फ्रेंडली, अब तो काफी चीजें सुधर गई हैं, बट पहले ये सब नहीं होता था जब हमने शुरू किया था। तो देन वी केम अप द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस कि आप पीओपी का इस्तेमाल नहीं करें, इको फ्रेंडली कैसे हो, एनवायरमेंट फ्रेंडली कैसे हो। एंड देन वहाँ से स्टोरीज की शुरुआत हुई। देन हमें लगा कि गणपति तो सिर्फ एक सीजन का है। देन वी स्टार्टेड विद द स्कूल्स अवेयरनेस, इस जर्नी को हमें कंटिन्यू रखना चाहिए। तो देन स्कूलों में हम पहुंचे, स्कूल से हमें पता चला कि नेचर के बारे में, एनवायरमेंट में बात और अवेयरनेस से ज्यादा ऑन ग्राउंड एक्शन की जरूरत है। So then we started tree plantation kind of project, Go Green Kids, especially focus for the school, जो अभी भी चल रहा है, जो ग्रीन स्कूल, ग्रीन कैंपस के नाम से चलता है। तो जो भी एनवायरमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम है, और हमारा फोकस एरिया शहर है। बिकॉज यदि आप शहरों की बात करें, क्यों है शहर, यदि आप देखें आउट ऑफ मोस्ट पॉल्यूटेड, मतलब सबसे ज्यादा प्रदूषित और सबसे ज्यादा गर्मी वाले यदि शहर दुनिया में काउंट किए जाए तो भारत के आते हैं। दिल्ली एनसीआर के ऑलमोस्ट सारा का सारा जितने शहर, चाहे गुड़गांव हो, चाहे नोएडा हो, चाहे गाजियाबाद हो, दिल्ली हो, सारे मोस्ट हॉटेस्ट सिटीज में काउंट होते हैं। और टॉप पॉल्यूटेड सिटीज में आउट ऑफ 50 में 42 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज आर द इंडियन सिटी। आउट ऑफ 100 में 82 शहर है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, पर लोग कभी गवर्नमेंट को ब्लेम कर देंगे। सो दैट इज हाउ ग्रीन यात्रा स्टार्टेड। और वही है कि हम सोल्यूशन की खोज में हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करें, इनोवेट करें। सो वी आर नोन फॉर द इनोवेशन।
सो दैट इज हाउ ग्रीन यात्रा स्टार्टेड। एंड इसमें स्टार्ट करने में 2 लोगों का सहयोग था, जैसे मैंने शुरू किया और मेरे मित्र जो पुराने मित्र हैं, दुर्गेश गुप्ता, जो करंटली दिल्ली एनसीआर में रहते हैं। वी बोथ आर फ्रॉम मुंबई, बट वो अभी प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, सो वो दिल्ली शिफ्ट हो गए हैं और मैं अभी भी मुंबई में हूँ। सो दैट इज हाउ ग्रीन यात्रा स्टार्टेड। तो भाई ये ग्रीन यात्रा हमारे शहरों पर तो आ चुकी है, यानी अब हमारा अगर देखा जाए तो फरीदाबाद की बात करूं या फिर मैं बात करूं हमारे दिल्ली की, नोएडा की या फिर गुड़गांव की, तो हम कहलाते हैं पॉल्यूटेड सिटी। अक्टूबर का महीना आया नहीं कि हम सारे रिस्ट्रिक्शंस पर जीने लग जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इस पॉल्यूशन का भी इलाज है और वो ग्रीन यात्रा ढूंढ रहा है आज के टाइम में। जहाँ गली में देख लें, घर में देख लें या फिर हम पूरे शहर में देख लें, एक एक कोने को हम पक्का करके कंक्रीट से कवर कर रहे हैं। ऐसे में ये फॉरेस्ट और प्लांटेशन, वो भी डेब्रिस पर, मतलब जो सबसे ज़्यादा कचरे वाली जगह होती है, या फिर कहना चाहिए कि ऐसी जगह होती है जहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता, वहाँ प्लांटेशन करते कैसे हैं? इसमें ये बेसिकली बहुत डिफिकल्ट जॉब है जो हम लोग कर रहे हैं, बट अब आसान हो गया है। जैसे शहर, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, बेंगलोर हो गए, पुणे, तो इन शहरों में जगह की प्रॉब्लम है। जो प्लांटेशन यदि हम करने जाएं तो ओपन स्पेस कम है और उनके करोड़ों अरबों में भाव है। सो उस पे जगह ही नहीं हमें मिलती प्लांटेशन के लिए। सो हमने अपने आप को इवॉल्व किया, क्योंकि हम शहर से बाहर जाना नहीं चाहते थे। तो हमने कुछ जगह हम शहरों में गए तो बोले डंपिंग यार्ड हमारा पड़ा है, आप वहाँ पे करोगे क्या? हमारे लिए भी मुश्किल था, बट ये होता है ना कि चैलेंज आपको तोड़ देता है, ये बना देता है। तो हमारे लिए यही हुआ। और मैं यदि आप बोलें तो मेरी पर्सनली एक हैबिट रही है बचपन से, मेरी शायद अपब्रिंगिंग में लाया गया। यदि कोई समस्या है ना, उसका सोल्यूशन होता है, और यदि आप पीछे हटे नहीं, कंसिस्टेंट तरीके से लगे रहें उस चीज को, सोल्यूशन को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और शायद ये अपब्रिंगिंग मेरे लिए यहाँ पे भी काम आई थी। गिव अप करना नहीं है मेरे नेचर में, हम छोड़ने की आदत नहीं थी। हम कोई चीज शुरू किया है तो उसको छोड़ दें या प्रॉब्लम है। सो हमने रीच आउट किया। जब हमने, तो हमारा पहला डंपिंग यार्ड का प्रोजेक्ट हमने नागपुर में किया, भांडेवाड़ी डंपिंग यार्ड है, जहाँ पे हमने बायोफेंसिंग का काम किया। फिर उसके बाद हमने नवी मुंबई में एक निसर्ग उद्यान जिसे बोलते हैं, तो भी एक डंपिंग यार्ड था, 40 एकड़ का है, जिसे हम एक प्रॉपर बायोडाइवर्सिटी पार्क और पब्लिक कम्युनिटीज में कर रहे हैं। फिर हम नागपुर का लगभग 120 एकड़ का डंपिंग यार्ड है, उसको रिस्टोर कर रहे हैं। एंड कमिंग टू दिल्ली एनसीआर, तो दिल्ली एनसीआर में हमने आपके एमसीडी के तीनों डंपिंग यार्ड में बायोफेंसिंग का भी काम कर रहे हैं। गाजियाबाद हो, भलसभा, गाजीपुर और ओखला, और गाजियाबाद म्यूनिसिपल का एक अपकमिंग क्या कहते हैं डंपिंग यार्ड है, वहाँ पे भी हम बायोफेंसिंग का काम कर रहे हैं। अयोध्या में हमने डंपिंग यार्ड को कन्वर्ट किया है, डेब्री यार्ड। सो आप हमें कोई भी जगह दे दीजिए, दिल्ली में भी कई जगह हमने जो पूरे इंडस्ट्रियल वेस्ट लैंड यार्ड थे, डंप यार्ड थे, उनको रिस्टोर किया हमने। तो हमने ये एक प्रॉब्लम थी जो हमें समस्या के रूप में हमारे पास आई थी, हमने उसे सोल्यूशन में कन्वर्ट करके अब आप हमें कहीं पे भी, तो करंटली हम लगभग 50 से ज्यादा डंप यार्ड, डेब्री यार्ड, यानी कई जगह तो हमें ऐसे साइट मिली कि ऊपर से तो डंप यार्ड थे, उसके नीचे 3 से 4 फीट तक का सीमेंट स्लैब था, और उसके नीचे 8 से 10 फीट तक इंडस्ट्रियल या लेगेसी वेस्ट यार्ड या डंप यार्ड थे। वहाँ पे हमने अर्बन फॉरेस्ट क्रिएट किए। हम कई सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, और हमारी क्वालिटी ये है कि हम सिर्फ लोकल नेटिव स्पीसीज इस्तेमाल करते हैं, कभी कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। एंड करेंटली मैं गुवाहाटी में हूँ, और यहाँ पे भी हम लोग जो डंपिंग यार्ड देखने के लिए ही आए थे, क्योंकि जब लोग गूगल में सर्च करते हैं कि डंपिंग यार्ड एक बड़ी प्रॉब्लम है हर शहर की, जो कचरा है, डर्टीएस्ट प्लेस है, सो उसको हम कैसे सॉल्व करें। सो नाउ अक्रॉस द इंडिया से आप लोग हमें रीच आउट करते हैं, एंड मेन रीजन था कि जगह नहीं मिली, तो हमने डंपिंग यार्ड, हम जो क्लोज डंपिंग यार्ड है जनरली, और जो एक्टिव डंपिंग यार्ड है, उनमें बायोफेंसिंग का काम करते हैं। या कोई भी डबरी यार्ड, कोई भी ऐसी जगह हो जहां आपको लगता है कि प्लांटेशन नहीं हो सकता है, आप हमें बुलाइए, हम वहाँ प्लांटेशन करते हैं और सक्सेसफुली करते हैं। तो हम टेक्निक्स का जिसमें साल इस्तेमाल करते हैं, तो 2 फीट का पौधा 2 साल के अंदर 15 से 20 फीट का होता है, जैसे मियावाकी हो गई टेक्निक, ट्रेंच हो गया, क्लस्टर हो गया, बायोमास
बेस्ड टेक्निक्स हो गई। सो कई सारी हमारी एक पूरी टीम है जो इन चीज़ों पे काम करती है, जगह कैसे नेचुरली लीचेज को कैसे मैनेज करें, जैसे जो डंपिंग यार्ड होते हैं, जैसे अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं बलसभा, गाजीपुर, और ये एक्टिव डंपिंग यार्ड है। उसमें जो पूरा गंदा पानी जो लीकेज निकलता है उसे लीकेज बोलते हैं, उसमें पानी जैसा आता रहता है, वो इतना जहरीला होता है कि कुछ जगह पे हमने देखा कि यदि आप उसमें फिशेस डालें तो कुछ जगह फिशेस विद इन द 10 to 15 मिनट में उनकी डेथ हो जाती है, इतना जहरीला होता है। और उसमें पौधे भी नहीं उगते हैं। बट हमने अपने इंडियन नेचुरल तरीके से और दुनिया भर की जितनी टेक्निक से उनका पूरा कॉम्बिनेशन बना के हम ऐसी जगहों पे प्लांटेशन कर रहे हैं। एंड एज आई शेयर्ड की लगभग 50 से ज्यादा डंपिंग यार्ड हम कर चुके हैं, एवरी यार्ड कर चुके हैं। और जो भी हमें कोई करवाना चाहता है तो रीच आउट कर सकता है। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज, हमें फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। सो बीइंग एनजीओ, सो हम यदि जो अथॉरिटी से ओन करती है उससे हम पैसे नहीं लेते। तो हम हम दिल्ली में भी जो काम कर रहे हैं, मुंबई, पुणे, नागपुर, अयोध्या, जहाँ जहाँ पे भी हम काम कर रहे हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट टू द गवर्नमेंट है। So that is how we are working and हम लोग डंप, so that's why there is some people जो कई लोग तब बोलते हैं कि you are डंप यार्ड का ही काम करते हैं, so you are dump man of डंप यार्ड मैन ऑफ इंडिया। बोला ये नाम से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए जो हम काम कर रहे हैं वो सक्सेसफुली होना चाहिए। और गिव अस योर डर्टीएस्ट प्लेस एंड वी विल मेक द नेचर ओएसिस एंड मोस्ट हैपनिंग प्लेस ऑफ योर सिटी। सो दैट इज व्हाट वी डू विद द जो हमारे डंप यार्ड्स हैं। दोस्तों, सपने जैसा लगता है ना कि कोई इंसान आपके कचरे को, अब भाई अगर मैं बात करूं हमारे दिल्ली एनसीआर की, तो अगर आप फरीदाबाद से गुड़गांव की तरफ जा रहे हैं तो बंधवाड़ी एक ऐसी जगह है जिसको आप हर रोज क्रॉस करते हैं। इतनी बदबू आती है और साथ के साथ इतना बड़ा पहाड़ है कि समझ ही नहीं आता है कि ये पहाड़ कभी कम होगा या नहीं। शुरुआत में इस पहाड़ को देखकर लोग फोटोज और रील्स बनाते थे, बट देन दे रियलाइज कि ये तो कचरा है और इस वेस्ट को ना तो मैनेज किया जा रहा है, ना सही ढंग से उसे खत्म किया जा रहा है। अब ऐसे में अगर आप इमेजिन करिए कि आप उसके पास से निकले और आपको वहां पर बहुत प्यारी सी हरियाली दिखे, तो इमेजिन नहीं कर पाएंगे। मैं तो वाकई कहती हूँ भाई ये सपने जैसा लग रहा है, लेकिन इस सपने को कोई पूरा कर रहा है और वो है प्रदीप त्रिपाठी जी, या कहना चाहिए ग्रीन यात्रा। मतलब आप सोचिए कि वो एरिया जिसे सरकार ने भी ये कह दिया है यहाँ पर आप कचरा फेंक दीजिए और सारे शहर का कचरा यहाँ आकर रहेगा, और उसके बाद न सिर्फ बहुत सारा प्लास्टिक, केमिकल और इतनी सारी चीजें जो हमारे कचरे से निकलती हैं वो धीरे धीरे उस मिट्टी में चली जाती हैं। अब उस मिट्टी को उपजाऊ बनाना बहुत मुश्किल, मुझे तो ऐसा लगता है नामुमकिन है, लेकिन इस नामुमकिन काम को कोई मुमकिन कर रहा है। तो इन्हीं की कहानी, इन्हीं की जुबानी, मानवता की राह पर अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी में। प्रदीप जी, अब अगला बड़ा अहम सवाल, मियावाकी फॉरेस्ट के बारे में हम सब ने सुना है, पर दरअसल लोगों को अंदाजा नहीं है और सबको ऐसा लगता है क्योंकि ये टेक्निक शायद हमारे भारत की नहीं है, तो क्या ये हमारे भारत पर अप्लाई करेगी? तो किस प्रकार से आप बनाते हैं ये मियावाकी फॉरेस्ट? मियावाकी फॉरेस्ट डेफिनेटली ये स्टार्ट जापान में हुआ था, जिसके फाउंडर एक बॉटनिस्ट एंड साइंटिस्ट हैं, अकीरा मियावाकी थे। और उन्हीं के नाम पे है ये मियावाकी टेक्नोलॉजी, पर ये टेक्निक है ये। और इसकी जो सबसे बड़ी खूबसूरती है, जहाँ पे भी जाती है वहाँ की लोकल हो जाती है। यदि मैं दो लाइन में यदि मियावाकी आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो ये है कि लोकल नेटिव वेजिटेशन एंड सॉइल एनरिचमेंट मीन्स जो वहाँ का आसपास के पेड़ पौधे होते हैं। यदि जब हमारे शहर नहीं थे तो वहाँ पे चारों तरफ जंगल रहा होगा, उस जंगल में क्या उगता रहा होगा, और यदि हमारे शहर ये ना हो वहाँ पे, तो अगले 100, 200, 300 सालों में नेचुरली जो वहाँ का वेजिटेशन होता है जो आएगा, तो उसे बोलते हैं नेटिव लोकल वेजिटेशन। सो उसको लगाना, यानी आपको मुंबई में है तो मुंबई का पौधा लगेगा, दिल्ली में है तो दिल्ली के आसपास का जो लगेगा, जो नेचुरल हो। ये नहीं कि जो बाहर से विदेशों से, जैसे हमारे यहाँ गुलमोहर, रेन ट्री, अकेशिया, पेल्टिफोरम, जैकरेंडा, ये सब सारी चीजें आ चुकी हैं। ये नहीं, जो वहाँ का लोकल नेचुरल वेजिटेशन है। और दूसरा सॉइल एनरिचमेंट, और वो भी नेचुरल तरीके से। हम क्या डालते हैं इसमें, गोबर की खाद डालते हैं, कोकोपीट डालते हैं, गन्ने का बगास डालते हैं, राइस हस्क डालते हैं, फार्म यार्ड मैन्यूर डालते हैं, देन जीवामृत, घन जीवामृत जो गोबर के, गाय के गोमूत्र से बनता है, गाय के गोबर से बनता है, ये सब गुड़ मिला के बनता है। ये सब ये हमने एड ऑन किया यहाँ पे इंडिया में, जो जीवामृत, घन जीवामृत है। तो एक्चुअल में ये टेक्निक वहाँ का है, जैसे टेक्निक है, बट हम अपने तरीके से इसे जहाँ पे भी जाता है तो लोकल हो जाता है
और नेचुरल मेथड है, इसमें कभी भी कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता। बट अभी क्या है, प्रॉब्लम ये हो रहा है कि बहुत ही कम लोग हैं जो एक्चुअल मियावाकी टेक्निक का नाम यूज करते हैं, प्लांटेशन टेक्निक का नाम का जरूर यूज करते हैं। जब से हमारे ऑनरेबल पीएम मोदी साहब ने इसको अपने मन की बात में लाए तो ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई। अभी हर जगह लोग मियावाकी, और मैं बताना चाहूंगा ये बड़े दुख की बात है कि आउट ऑफ 100 में से मुश्किल से 7-8 लोग हैं जो क्वालिटी और एक्चुअल मियावाकी करते हैं, बाकी सब नेम सेक का है। इसलिए अब इसके खिलाफ क्या कहते हैं, इतना सुंदर सा मेथड है तो वो लोग इसका नाम भी खराब कर रहे हैं, और कई लोग इससे डिसएग्री भी हो रहे हैं क्योंकि उन्हें एक्चुअल में रियल मियावाकी के बारे में पता ही नहीं है। और ये मेथडोलॉजी, ये अर्बन फॉरेस्ट बनाने की टेक्निक है, जिन्हें जनरली ये होता है कि जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया, पॉल्यूटेड एरिया, लैंड क्रंच, जगह की प्रॉब्लम, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फ्लड जोन्स हैं कई जगह पे। सो इसमें सबसे बड़ी खूबसूरती इस मेथडोलॉजी की है कि 2 फीट का पौधा 2 साल के अंदर 15 से 20 फीट का हो जाता है। ये लेयर मेथड में लगते हैं, जैसे छोटा पौधा हुआ तो इसमें 4-5 फीट का एक पौधा जो सब लेयर बोलते हैं, जो 7-8 फीट तक जाता है, फिर उसके बाद 15-20 फीट, फिर 40-50 फीट, फिर उससे ऊपर वाले, डिपेंडिंग ऑन द एरिया, सिटी, जहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। सो एक लेयर मेथड है। और इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जो मोस्ट ऑफ लोग नहीं करते हैं, सेलेक्टिंग द राइट वेजिटेशन यानी प्लांट्स। तो हम किताब में पढ़ के और नर्सरी में जाके भी सिलेक्ट करते हैं, तो कम्प्लीटली गलत मेथड है। हमें जंगल में जाना पड़ेगा उसे समझने के लिए कि पेड़ कैसे हैं, क्या है। तो ये बहुत ही कम लोग करते हैं क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल काम है और टाइम भी लगता है। तो लोगों ने किताबों में पढ़ लिया और जो आसपास दिखता है तो लेयर मेथड में क्रिएट कर दिया। अब तो बहुत लोग हैं जो नॉन नेटिव स्पीशीज लगा रहे हैं। सो दैट इज हाउ, बट मियावाकी इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड जहाँ जगह कम है, पॉल्यूशन ज्यादा है, पॉल्यूशन की गति बहुत ज्यादा है और कंक्रीट है हर जगह पे। तो ये कम समय में शहरी जंगल बनाने के लिए है। दूसरा इनकी खूबसूरती ये है कि ये नेटिव स्पीशीज होने की वजह से इसमें जो हम प्लांट लगाते हैं वो बायोडाइवर्सिटी को अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि आप देखिए जो डेवलपमेंट चारों तरफ हो रहा है वो ह्यूमन सेंट्रिक है कि आदमी के लिए क्या सही है। चाहे आप बिल्डिंग्स देखिए, रोड देखिए, हाईवेज में जो प्लांटेशन होता है, गार्डन पार्क बनते हैं, उसमें मैनीक्योर लॉन हमने लगा दिया जो एक्चुअली हमारे यहाँ का है नहीं है। हम एक्जोटिक प्लांट्स लगा देते हैं जैसे में गुलमोहर, रेन ट्री, एकेशिया। ये सबसे ज्यादा खतरनाक प्लांट्स हैं जिसमें ना तो पक्षी घोंसला बनाते हैं, न तितलियां आती हैं। अब ऐसे भी गुलाब लगाए जा रहे हैं जो सिर्फ आई कैंडी है। लेकिन जब इस मेथड का हम यूज करते हैं तो हम लोकल नेटिव स्पीशीज लगाते हैं, जिससे ये पक्षियों के लिए घोंसले की जगह होती है, तितलियों के लिए होता है, आदमियों के लिए भी हुआ वही के जब बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन। जहाँ अब हम मियावाकी क्रिएट करते हैं वहाँ पे मेडिटेशन जोन, पीस जोन, चिल्ड्रन प्ले एरिया। सो इस पूरा एक कॉम्बिनेशन, एक पैकेज होता है कि जिसमें एक आपके कंक्रीट जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा प्राकृतिक जंगल जैसा बायोमिमिक आफा नेचुरल फॉरेस्ट होता है एंड कम समय में हो जाते हैं। 2 साल के बाद इसकी मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी आप 2 साल तक इनको मेंटेन कीजिए, उसके बाद ये सेल्फ सस्टेनिंग हो जाते हैं। और यदि इन्हें खराब नहीं किया जाए या ह्यूमन इंटरवेंशन से डिस्ट्रॉय नहीं किया जाए तो ये रीजनरेटिव होते हैं, बिकॉज ये एक्चुअली नेचुरल फॉरेस्ट के बायोमिमिक है, तो ये हजारों साल तक होते हैं। तो हम जब भी जो भी कोई फॉरेस्ट क्रिएट करते हैं तो हम एटलीस्ट 100 to 100 ईयर का प्लानिंग कम से कम करते हैं। क्योंकि ये होगा कि उसमें फायर सेफ्टी होनी चाहिए, उसमें पाथवेज होना चाहिए, पब्लिक कम्युनिटीज होनी चाहिए। सो दैट इज हाउ। सो मियावाकी एक बहुत ही खूबसूरत टेक्निक है। यही लोगों से अनुरोध है कि जो भी करना चाह रहे हैं तो प्रॉपर ट्रेनिंग लेके करें और ढंग से करें, ताकि हम कोई 10-20 सालों के लिए या 5-10 सालों के लिए नहीं बना रहे हैं। ये सैकड़ों साल तक के लिए है। इसे रीडू नहीं किया जा सकता है। जब प्लांट लगते हैं तो आप उसे ऐसा नहीं कि पेड़ बड़ा हो गया था के दूसरी जगह आप कर दीजिए। तो ये तो एक पूरा डेंस फॉरेस्ट बनता है। सो करें तो बेहतर तरीके से करें। सो दैट इज अ ब्रीफ अबाउट मियावाकी। बाकी इंटरनेट पे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, तो उस पर ना जाए। आप प्रॉपर देयर इज इंस्टीट्यूट जो ट्रेनिंग देते हैं, आप ट्रेनिंग लीजिए और ट्रेनिंग के बाद भी प्रॉपर गाइडलाइन ईमानदारी के साथ फॉलो करें, क्योंकि प्रकृति की वजह से हम हैं। यदि हम देखें तो हमारी, मैं यदि एक थोड़ी सी स्लेन लैंग्वेज का इस्तेमाल करूं, हमारी औकात इस धरती में इतनी है कि हम 1% भी नहीं है पूरा अर्थ बायोमास के। 0.01% पूरी जो धरती पे वर्ग अर्थ बायोमास है उसके हम 0.01% हैं। बट हमने इतनी बर्बादी करी है कि पिछले 50 सालों में
100 सालों में हमने आधी 150% बायोडाइवर्सिटी खत्म कर दी, जीव जंतुओं को खत्म कर दिया, अरबों पेड़ काट डाले। सो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इसके मालिक न बने, हम इसका हिस्सा बने। और मियावाकी एक छोटी सी अप्रोच है कि शहरों के अंदर उस प्रकृति को हम वापस लाएं, इससे लोगों का इम्पोर्टेंस महसूस हो सके कि हम जंगलों में नहीं जा सकते, बट आपके घर के आसपास एक ऑक्सीजन बैंक होगा, टेम्परेचर मिटिगेशन होगा जो पॉल्यूशन को कम करेगा, आपके फ्लड कैचमेंट एरिया को बढ़ाएगा, आपके सॉइल कार्बन को बढ़ाएगा, कार्बन को एब्जॉर्ब करेगा, आपकी जो कॉमर्शियल वैल्यूज हैं उस एरिया की बढ़ जाती है। जहाँ पे ऐसे फॉरेस्ट हमने कई जगह पे किया है, तो जो हमारे फॉरेस्ट फेसिंग बिल्डिंग्स थे उनके कई हजारों में रेट ने बढ़ा दिए। सो दैट इज हाउ सो मियावाकी इज अ वेरी ब्यूटीफुल मेथड, very useful, but if it is done properly. So that is all about the मियावाकी, जिसमें हम लोग करते हैं टेक्निक्स, डेफिनेटली ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो प्रोवाइड करवाते हैं। हमसे भी कोई रीच आउट कर सकता है if they are interested, so we will be happy to help them. तो दोस्तों मियावाकी बारे में तो आपको पता लग ही गया, और वाकई जब हम जंगलों की बात करते हैं, बड़ी खूबसूरत सी बात कही है प्रदीप जी ने कि हम इस पूरी धरती का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है, लेकिन इंसान ऐसा सोचता है कि ये पूरी धरती मेरी है और हम इसे एक्सप्लॉइट करने में लगे हैं। और डेफिनेटली इस पूरी धरती में से एक चीज भी हम साथ ले जा नहीं पाते हैं। अगर इस बात को हम अपने पूरे जीवन भर याद रखें तो हम इसका हिस्सा बनेंगे, ना कि इसके ओनर बनेंगे। प्रदीप जी, अब जानना चाहूंगी फॉरेस्ट मैन ऑफ कंक्रीट जंगल की सही जर्नी। अगर देखा जाए तो आपने जब इसकी शुरुआत की, और शुरुआत करते हुए आपने अलग अलग जगह पर फॉरेस्टेशंस की, आपने अलग अलग जगह पर वेजिटेशंस क्रिएट की, कितना टफ था ये? क्योंकि अगर मैं हम इंसानों की बात करूं तो हम इंसान चेंज बहुत जल्दी एक्सेप्ट करते नहीं है। कितनी मुश्किल रही है आपकी कहानी? बेसिकली कोई भी जर्नी आसान नहीं होती, और हमारे लिए भी आसान था। दो ग्रीन यात्रा स्टार्टेड विद द वेरी हैप्पी नोट टू बी द पार्ट ऑफ सोल्यूशन। और जब हमने रीच आउट करना शुरू किया तो इनिशियल में ये था कि हमारे पास फंड नहीं होते थे बीइंग एनजीओ। तो हमने काफी टाइम तक अपने जो हमारी सेविंग्स होती थी, बिकॉज वी वर वर्किंग, तो कॉलेज पास आउट होने के बाद मेरा अपना काम था, आज भी मेरा अपना काम है। So I'm a business person and one of the top environmental consultant. So हमने शुरू ये किया कि चलो कोई नहीं कर रहा है तो हम, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि हम यदि बड़े लेवल पे नहीं पर एटलीस्ट कोशिश तो करें अपने लेवल पे। और हमने वहीं से शुरू किया कि जहाँ पे भी ये चीजें हो रही थी। सो हमने पहले छोटे छोटे प्लांटेशन करने शुरू किए, फिर हमने कुछ जगह पे और थोड़े से स्केल को बढ़ाए, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज पे प्लांटेशन करना, हाउसिंग सोसाइटीज पे करना। देन हमारा फोकस, जैसे हमने बताया, कि अर्बन स्पेस था, शहरों के बाहर हम नहीं जाना चाहते थे। और आज भी हम 15 साल 16 साल हमें हो चुके हैं चालू किए हुए। तो हम आई थिंक इकलौते एनजीओ बचे हैं जो आज की डेट में कम से कम 25 से 30 बड़े शहरों में काम कर रहे हैं। और शहरों के अंदर ही फोकस है हमारा, इन एंड अराउंड द सिटी, विद इन सिटी रेंज, जो जैसे मेट्रोपोलियन रीजन्स जो होता है उसी में काम करते हैं हम लोग। सो इनिशियल तो काफी दिक्कत थी और अभी भी दिक्कत होती है। जैसे हम सरकारी जमीन पे लगाते हैं तो लैंड मिलना सबसे मुश्किल काम होता है। जैसे लोगों ने डंप यार्ड हमें देने शुरू किए, तो डंप यार्ड की मिस्टेक को हमने किया, पर डंप यार्ड तो एक या दो ही होते हैं शहर में, तो और हर शहर में वो भी नहीं मिल पाते हमें। तो हम लोग जहाँ पे भी जगह हो, जैसे डेबरी यार्ड हो गया या आपके पुराने पार्क हैं, तो उसमें कुछ एरिया हम रिक्वेस्ट करते हैं म्युनिसिपल का से। अभी भी क्या कहते हैं, समस्याएं हो रही हैं, जैसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट को रीच आउट करते हैं, तो बहुत लोग हमें नहीं देते हैं लैंड। इवन मैं चाहूंगा कि दिल्ली एनसीआर में 4-5 शहरों का एक समूह है, जैसे दिल्ली एनसीआर, तो हम एमसीडी के साथ, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के साथ काम कर रहे हैं, हम गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ कर रहे हैं, और जगह पे हम कर रहे हैं। पर बाकी जगह हमें अभी भी हम लैंड के लिए और पिछले 5-6 सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं। यानी हम 5-6 साल सिर्फ हमें लैंड परमिशन लेने के लिए लग जाते हैं। बट जैसे मैंने आपको इनिशियली बोला था, मैं गिव अप नहीं करता। हम उम्मीद करते हैं कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं, इस साल नहीं तो अगले साल नहीं, और कई जगह हम 7-7, 8-8 साल से हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें लैंड मिल जाए, और अभी भी नहीं मिली तो कोशिश जारी रहेगी। और कुछ जगह मिल गई है तो वहाँ पे काम चालू है। तो ये हर जगह पे है। और कुछ जगह ऐसा भी होता है जब लोग हमें जानते हैं, जैसे आप जैसे लोग हमारी स्टोरी कवर करते हैं, सुनते हैं, तो इसमें कई सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, ब्यूरोक्रेसी होती है, तो उन्हें लगता है कि चलो इनको बुला के कोई अच्छा काम कर रहा है, तो अपनी सिर्फ जमीन देने में और फ्री में कोई काम करके दे रहा है तो क्या बुराई है। कई लोग होते हैं कि अच्छा तुम्हारा क्या फायदा है, तो यदि ये है हमारा क्या फायदा है, तो
काफी सारी टाइप के लोग हैं, सो कई सारी जगह हैं। तो इनिशियली फंड्स के प्रॉब्लम होते थे, बट वी आर थैंकफुल टू द CSR जो बड़ी बड़े कारपोरेट्स हैं, तो उनके हमें CSR फंड्स के थ्रू हम काम करते हैं मोस्टली। कई सारे हमारे इंडिविजुअल्स डोनर्स हैं जिन्हें लगता है कि हम क्वालिटी काम करते हैं, तो वो हमें सपोर्ट करते हैं। कई सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अब हमें सपोर्ट करते हैं। तो हमारी जो USP है, जिसे बोले यूनिक सेलिंग पॉइंट आप बोले, क्वालिटी, वी नेवर कंप्रोमाइज विद द क्वालिटी। यदि आप हमें पैसा देके हमसे सस्ता और खराब काम नहीं करवा सकते, क्योंकि हम 100-200 साल के लिए जब प्लान करते हैं तो वी गो फॉर द अटमोस्ट बेस्ट क्वालिटी वट एवर वी आर डूइंग। तो प्लान सिलेक्शन हो, जो मटेरियल हम इस्तेमाल करते हैं, हम सस्ता मटेरियल इस्तेमाल नहीं करते हैं। यदि आप देखिए, हम जो बिल्डिंग्स बनाते हैं जहाँ सेफ्टी होती है लाइफ की, लेकिन इस सीमेंट जंगल की लाइफ 40 से 50 साल होती है, तो हम उसमें कोई क्वालिटी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते। हम मोबाइल खरीदते हैं तो हम उसकी इतनी R&D करते हैं कि हमारे पास बेस्ट क्वालिटी का मोबाइल हो, इसमें ये फंक्शन होने चाहिए, वो होने चाहिए। बट व्हेन इट्स कम फॉर द नेचर एंड एनवायरनमेंट, हम उसके बारे में सोचते नहीं कि कौन सा पेड़ लगे। तो हम इन चीज़ों का भी ख्याल रखते हैं कि स्कूल के पास कौन सा पेड़ लगे, कौन सा नहीं लगे, हॉस्पिटल के पास कौन सा लगे, कौन सा नहीं लगे। सो डिफिकल्टीज कम हुई हैं, खत्म नहीं हुई हैं। तो पहले फंड्स के प्रॉब्लम थे, अब हमारे पास कई जगह अब उतने बड़े स्केल पे अभी भी हम नहीं कर पा रहे हैं जितना हम चाहते हैं, क्योंकि जो कारपोरेट भी है वो भी बोलता है कि भाई हमारे सिर्फ बड़े शहर हैं, हम वहीं के लिए आपको फंड देंगे, तो हम छोटे शहरों में नहीं पहुंच पा रहे हैं जहाँ हम चाहते हैं कि हम वहाँ के डंप यार्ड लें। जो शहर अभी कंक्रीट जंगल में कन्वर्ट नहीं हुए हैं, उनको हम कैसे बचाएं, तो हम उन पर जाके काम कर सकें। कि जो सैटेलाइट सिटीज बन रही हैं बड़े बड़े शहरों के आसपास, यदि हम उसका हिस्सा इनिशियल पार्ट पे बने, कि जैसे 15-20% यदि ग्रीन कवर दे दिया जाए, तो ग्रीन कवर के नाम पे लॉन लगा दिए जाते हैं, क्या कहते हैं, नॉन नेटिव स्पीशीज लगा दिए जाते हैं, पाम ट्रीज लगा दिए जाते हैं, लॉन लगा दिया जाता है जो ग्रीन कवर नहीं है। ये लोगों को समझना चाहिए कि आपका लॉन आपको ऑक्सीजन नहीं देगा। आपका जो पेड़ आप लगा रहे हैं खूबसूरती के लिए, जो विदेशी हैं, वो आपकी ना तो बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करेंगे। तो यही समस्याएं कि फंड्स की प्रॉब्लम बड़े शहरों में तो नहीं है हमें, लेकिन यदि हम किसी छोटे शहर या सैटेलाइट शहर या 2 टायर सिटीज में जाते हैं, वहाँ पे समस्या है। परमिशन की समस्या अभी भी हमें है, जो हम फेस कर रहे हैं कि गवर्नमेंट बॉडीज से हमें कई जगह परमिशन नहीं मिलती है। बट वी आर ऑल्सो सेमफुली सेम वे वेरी थैंकफुल टू द बिग म्यूनिसिपल कारपोरेशन जिनने हमें सपोर्ट किया है। जैसे हमने बोला कि दिल्ली NCR रीजन में हमें 2-3 म्यूनिसिपल कारपोरेशन सपोर्ट करते हैं। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, हमने MCD के साथ कम से कम 4-5 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए। और जो बलसवा डंपिंग यार्ड है उसके जस्ट अपोजिट में दिल्ली का सबसे बड़ा मियावाकी एंड अर्बन फॉरेस्ट है, जो एक डंप यार्ड जैसा, जिसमें हमने लगभग 80 से 90 हजार पेड़ लगाए और लगभग 35-40 हमने अर्बन फॉरेस्ट क्रिएट किए हैं दिल्ली में। अभी हम कुछ जैसे हमने गाजियाबाद में करने शुरू किए हैं, वहाँ पे हमें लैंड मिलनी शुरू हुई है और उम्मीद करते हैं कि जो बचे हुए म्यूनिसिपल कारपोरेशन वो भी हमें लैंड देना शुरू करेंगे। और जैसे हमने बोला कि हम पैसे नहीं चाहिए होते हैं, एंड वी ऑल्सो होपिंग कि जो हमारे कारपोरेट पार्टनर हैं हमें अब वो भी सपोर्ट करें कि हम छोटे शहरों में जो 2 टायर सिटीज, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद के आगे जो शहर हैं, उनके लिए हमें सपोर्ट करें। सो ये समस्याएं हैं जो हमें अभी भी हम फेस कर रहे हैं। अब कई बार ये है कि हम एक अब काफी पॉपुलर नेम हो चुके हैं इसमें, तो समस्याएं कम जरूर हुई हैं पर खत्म नहीं हुई हैं। तो काफी सारे चैलेंजेस हैं जिन्हें हम फेस करते रहते हैं। एंड वन ऑफ इज द लैंड, जो बड़े शहरों में फंड्स जैसे हमने बताया कारपोरेट से हम लेते हैं, इंडिविजुअल से लेते हैं। सो ये समस्याएं हैं, बाकी तो छोटी मोटी और जो समस्याएं आती हैं वो चलती रहती हैं। बट हमारा ये है कि हम कंसिस्टेंसी मेंटेन रखते हैं और कोशिश करते रहते हैं कि जहाँ पे प्रॉब्लम है तो उनको आज नहीं तो कल हम सोल्यूशन ढूंढेंगे, और मिल भी रहे हैं। और आई होप कि क्या कहते हैं, आपके थ्रू हम और लोगों में दिल्ली NCR में स्पेशली, क्योंकि दिल्ली NCR का ये बहुत ही दुखद घटना है, हर साल होती है कि हम सिर्फ ठंडी के सीजन में, जैसे अक्टूबर नवंबर विंटर सीजन आता है, हम बात करते हैं फिर भूल जाते हैं। तो हम पब्लिक भी, इंडिविजुअल पब्लिक भी भूल जाते हैं, गवर्नमेंट भी भूल जाती है। और इस समस्या का समाधान है। यदि मैं कल की बात करूं तो मैं कल न्यूज में पढ़ रहा था कि दिल्ली की प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व हुई, और चाइना में, बीजिंग में भी प्रॉब्लम थी 7-8 साल पहले, सेम लेवल पे था, उनने कैसे प्रॉब्लम फिक्स कर ली। और दुनिया में बड़े बड़े शहर हैं उसमें, तो इसमें मैं चाहूंगा कि जो समस्याएं हैं ना, साथ में मिलकर सॉल्व करनी चाहिए। तो दुख होता है तो हम कोशिश कर रहे हैं, और समस्याएं जैसे मैंने बताया कि अभी
फंड्स हमें बड़े स्केल पे चाहिए कि हम जितना ज्यादा स्केल कर सकें। हम तो चाहते हैं कि हर आने वाले शहर को हम कंक्रीट जंगल होने से बचाएं। जो बन रहा है, जो हो चुके हैं, उसमें जो भी स्पेस है उसमें आप लोग हमें सपोर्ट करें। और मोस्टली गवर्नमेंट बॉडी से हमें सपोर्ट चाहिए और हमें पैसे नहीं चाहिए उनसे। हम ओपनली इस बात को बोलते हैं कि वी डोंट नीड मनी, हमें आपकी लैंड चाहिए जो है, और वो भी जो लैंड जो आपके किसी काम में नहीं आ रही है, या पार्क्स हैं तो हम उनको और बेहतर बना सकते हैं। आपके रोडवेज हैं, इंटरसेक्शन हैं, सब वी आर लुकिंग कि हम शहरों के आसपास जहाँ पे भी ऐसे ओपन स्पेस मिले तो हम एक पब्लिक कम्युनिटी जंगलों के बीच क्रिएट करें। तो वी आर होपिंग कि आपकी आवाज़ के थ्रू आप हमें हमारी आवाज़ पहुँचा रही हैं लोगों तक। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें इसका कुछ न कुछ, हमारी कुछ समस्याओं का निदान यहाँ से मिलेगा। डेफिनेटली त्रिपाठी जी, और जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, मुझे पता है उसमें बहुत सारे लोग अथॉरिटीज से होते हैं, बहुत सारे लोग हमारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फरीदाबाद से होते हैं, साथ के साथ वहाँ से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उस अथॉरिटी के हैं या फिर स्टेचर के हैं जो इसको पॉसिबल कर सकते हैं। तो मेरी तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि भाई एक इंसान है जो ये कह रहा है कि मैं आपके पोल्यूटेड शहर को साफ सुथरा कर सकता हूं और साथ के साथ उससे पोल्यूशन फ्री कर सकता हूं। इनफैक्ट इन्होंने ये नारा भी लिया है कि 10 करोड़ ट्रीज बाय 2030 एंड साथ के साथ पोल्यूशन फ्री हेल्दी अर्बन एरिया। ये बहुत मुश्किल है भाई, हमारी अर्बन पॉपुलेशन अगर देखें या अर्बन एरिया देखें, हेल्दी हो जाए और पोल्यूशन फ्री हो जाए बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसे पॉसिबल कर रहे हैं प्रदीप त्रिपाठी जी। इनका एक नारा है 10 करोड़ पेड़ लगाएंगे ये, 10 करोड़ ट्रीज लगाएंगे ये 2030 तक। अब अगर हम UN SDG गोल्स में देखें तो बड़े सारे गोल है, 17 गोल है, जिस पर हमने आप सभी जानते हैं एशिया और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड क्रिएट किया है। लेकिन मैं अगर इस गोल की बात करूं 10 करोड़ पेड़ लगाना 2030 तक, तो ये ना बड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है आज के ज़माने में, जहां आप एक पेड़ लगाते हैं, जैसे ही मानसून आता है लोग पेड़ लगाते हैं और उसके बाद वो पेड़ ही खत्म हो जाते हैं। त्रिपाठी जी मुझे बताइए कैसे पॉसिबल करने वाले हैं आप ये 10 करोड़ पेड़ 2030 तक? यस भावना जी, बेसिकली हम जो भी प्लांटेशन करते हैं हम इंश्योर करते हैं कि वो प्लांट सर्वाइव हो। इंडिया में प्लांट तो अरबों में लग रहे हैं, हर साल वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते हैं, पर पेड़ कम, वर्ल्ड रिकॉर्ड ज्यादा बन रहे हैं। और आप जाइए तो हर साल इसी जगह पे लगती है। तो एक बड़ी समस्या है कि हम प्लांटेशन जो करते हैं उसको मेंटेन नहीं करते। और एक पूरी ग्लोबल सर्वे हुआ है और एक एशियन कंट्रीज का जो रिजल्ट आया है उसमें जो सर्वाइवल रेट 20 to 40% है। यानी एवरेज यदि आप लगाएं तो जो सरकारें लगाती हैं, लोग लगाते हैं, जैसे सेल्फी के लिए, सोशल मीडिया के लिए जो लोग लगाते हैं, तो 100 पेड़ लगते हैं, उसमें से 30 ही बच पाते हैं। यानी लगभग 70% पेड़ मर जाते हैं, उसका फंड भी खराब हो जाता है। तो और जो हम पेड़ लगाते हैं तो हमारे 100 में से लगभग 95% से ऊपर सर्वाइवल रेट हम मेंटेन करते हैं। सो दैट इज अवर क्वालिटी की, और ये डुएबल है। जब हम कर सकते हैं तो दूसरा कोई भी और भी कर सकता है। चाहे सरकारें तो बहुत बड़ी मशीनरी होती हैं, उनके पास सिस्टम पूरा होता है, लोग होते हैं, इंडिविजुअल्स भी हैं। कई सारे लोगों को मैं जानता हूँ कि जिसमें वो डेडिकेटेड हैं ऐसे कामों के लिए और पेड़ों को सर्वाइव कर रहे हैं। तो हमने जो टारगेट रखा है, तो अभी तक हम काफी सारी प्लानिंग और ये चीजें कर रहे थे कि जैसे हमने बोला कि हमें ये टारगेट अचीव करना, एक हमारा ये है कि एक हमें विजन, एक रास्ता दिख रहा है कि ये इस लेवल तक हमें पहुंचना है। हम कोई रिकॉर्ड नहीं बनाना चाहते हैं। वी आर नॉट प्लांटिंग ट्रीज टू मेक अ रिकॉर्ड कि हमारा गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड बन गया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया एंड फॉरगेट अबाउट इट। एक ये उद्देश्य है कि जब हम इतना करेंगे तो हम क्या चेंजेस ला सकते हैं। तो अभी तक हमने लगभग 20-25 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए। शुरुआत थोड़ी सी धीरे धीरे थी क्योंकि उस समय फंड लैंड का प्रॉब्लम होता था। इस समय हम लगभग मिलियंस ऑफ ट्री यानी 10-10 लाख पेड़ हम हर साल लगाते हैं शहरों में अलग अलग जगह पे। तो अभी तक हम लगभग 20-25 लाख से ज्यादा पेड़ लगा चुके हैं। अब हम पेस पकड़ रहे हैं। सो अब जैसे हर साल हम 10 लाख पेड़ लगाते हैं, बट धीरे धीरे ये नंबर मल्टीप्लाई होने वाला है। जैसे हमें जो लैंड की प्रॉब्लम थी तो कुछ जगहों पे हमने जो कोस्टल रीजन्स हैं, सो अपार्ट फ्रॉम द टेरेस्ट्रियल प्लांटेशन जो जमीन पे लगता है, जैसे फॉरेस्ट पे, जैसे शहरों की ओपन लैंड हो गया, डंपिंग हो गया, मियावाकी फॉरेस्ट, कन्वेंशनल प्लांटेशन, लाइवलीहुड प्लांटेशन जो फार्मर्स को शहरों के आसपास सपोर्ट करता है, फ्रूट फॉरेस्ट हो गया। इसके बाद हम इसका प्लांटेशन का काम शुरू कर रहे हैं जो इन सबसे काफी बृहद और बड़े स्केल पे होने वाला है। इट इज मैनग्रोव प्लांटेशन। सो हमारा टारगेट है कि 2030 तक हम लगभग 20,000 हेक्टेयर ऑफ मैनग्रोव प्लांटेशन करेंगे। और करंटली अभी हमने लगभग 4 से 5 हजार हेक्टेयर लैंड जो लगभग 20-25 हजार
एकड़, लगभग 15,000-20,000 एकड़ के आसपास लैंड हमने परमिशन ली है और उस पर हम प्लांटेशन शुरू कर रहे हैं। तो जब जो हमने टारगेट रखा है तो उसमें ये आसानी से दिन उससे आगे हम जाएंगे, क्योंकि मैन ग्रुप के लिए हमें लैंड काफ़ी मिल गई है और वो ऐसी जगह होती है, मार्शी लैंड होती है जहाँ पब्लिक कुछ कर नहीं सकती है, नो डेवलपमेंट जोन है तो डेवलपमेंट हो नहीं सकता। सो दैट इज अवर इनोदा, जिसे हम ब्लू यात्रा हमारा एक प्रोजेक्ट है, वी आर द ग्रीन यात्रा, बट हमारा ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि हमने स्पेशली ब्लू यात्रा करके इनिशिएटिव शुरू करी है। एंड इसमें भी हम इनोवेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम कुछ चुनिंदा लोगों में से हैं जो बड़ी इनोवेटिव मेथड जैसे फिशबोन चैनल मेथड है उसका इस्तेमाल करते हैं अपार्ट फ्रॉम द कन्वेंशनल। तो इनोवेशन के लिए हम जाने जाते हैं। तो हम हर फील्ड पे कर रहे हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि जो हम पेड़ लगाएं, तो जब हम लगाते हैं तो लगाना, उसको मेंटेनेंस करना 3 से 4 साल तक, और उसके बाद उसको कम से कम 10 साल उस पर नजर रखना, और उसके आगे भी हम नजर रखेंगे। अभी तक तो जैसे हमारा प्रोविजन है कि 10-15 साल तक रखते हैं। एक बार कोई भी फॉरेस्ट पेड़ यदि इतने टाइम तक सर्वाइव कर गया तो सर्वाइव करता है। सो दैट इज हाउ वी आर मेंटेनिंग। सो वी आर होपिंग कि ये टारगेट हम उससे पहले अचीव करेंगे, क्योंकि अब हम मैसिव लार्ज स्केल प्लांटेशन में एंटर कर रहे हैं, जो शहर की कोस्टल रीजन पे, जहां आपके शहर खत्म होते हैं, तो ये सिर्फ कोस्टल रीजन पे हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली ये दिल्ली के आसपास नहीं हो सकता, क्योंकि दिल्ली के आसपास समंदर नहीं है। तो ये सिर्फ कोस्टल एरियाज पे हम ये बड़े स्केल का प्लांटेशन शुरू कर रहे हैं। तो जैसे मुंबई हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, जहाँ जहाँ पे भी कोस्टल रीजन। तो दैट इज हाउ वी आर ट्राइंग टू अचीव, बट वी आर इंश्योरिंग कि हम हमारा फोकस यहाँ से जो टेरेस्ट्रियल प्लांटेशन, शहरों के अंदर वाला प्लांटेशन है, मास ट्री प्लांटेशन है, उससे हम डिविएट नहीं है। तो हमारी इसकी पूरी अलग यूनिट है जो उस पर फोकस होगी, और हमारी जो ज्यादा बड़ी यूनिट है वो इस पे फोकस है, क्योंकि इसमें अलग शहरों में, जैसे सपोज हमें एक ही जगह पे 1000 एकड़ जमीन मिल गई, तो हमारी वहाँ एक डेडिकेटेड टीम वहाँ पे काम करेगी। बट अब हमें 1000 एकड़ यदि चाहिए तो हमें कम से कम 50 शहरों में काम करना पड़ेगा। तो हमें बड़ी टीम चाहिए, फंड चाहिए, ये सब सारी चीजें। तो हमारा फोकस अभी भी शहरों के पास काफी ज्यादा है और शहरों के अंदर ज्यादा है। तो हमारा फोकस ये बना रहेगा हमेशा, एंड दैट इज द टारगेट। तो एक हमने अपने लिए विजन सेट किया था कि एक मोटिवेशनल गोल होता है जो आपको इंस्पायर करता रहे। यदि कोई काम करना है, मुझे लगता है कि एक इंस्पिरेशन की, जब आपको कोई काम करना है तो जरूरत नहीं होती है कि क्यों करें, या इंस्पिरेशन चाहिए होता है। तो मेरे लिए होता है कि यदि ओके ये मुझे काम करना है, ये गोल सेट है तो करना है, इसमें इंस्पिरेशन जैसी चीज लाने की आवश्यकता, जरूरत ही नहीं होती है। जब कोई काम करना होता है तो करना है, इंस्पिरेशन और जब आपने अपने तरीके से उस चीज को सेट किया क्योंकि मुझे ये काम करना है तो करना है। सो दैट इज हाउ वी आर वर्किंग एंड वी आर इंश्योरिंग कि 90 से 95% सर्वाइवल हमारा हो, और इन 15 सालों में हमने जो भी प्लांटेशन किए हैं वो हैं और वो मेंटेन हो रहे हैं। सो दैट इज अवर होल जर्नी कि जहाँ हम 2030 तक हमने अपने आप को और अपनी टीम को स्पेशली मोटिवेटेड रखने के लिए टारगेट रखा है कि इस नंबर तक हमें पहुंचना चाहिए, और उसके बियॉन्ड भी हम जाएंगे। सो दैट इज नॉट सो वी आर होपिंग टू वेरी सून हम इस जो लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। डेफिनेटली, और मेरी शुभकामनाएं नहीं, ये मेरा वादा है, और साथ के साथ मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे इस बात की गारंटी है कि ये जो इनका लक्ष्य है ये जरूर पूरा होगा। प्रदीप जी, अब एक और अहम सवाल, आपने कहा है कि भाई आप ऐसे पेड़ लगा सकते हैं, ऐसे प्लांट्स लगा सकते हैं जो फ्रूट बियरिंग ट्रीज होते हैं, और ये हर सीजन में आपको, मतलब आप जैसे कहा जाता है कि भाई सेब आपको सिर्फ ऐसी जगह मिलता है जहाँ पर ठंड हो, ऐसे ही अगर हम देखें तो अलग अलग एरिया के जो नेटिव्स होते हैं और वो आपको पूरे सीजन में नहीं मिल पाते हैं, लेकिन आप ये कहते हैं कि ऐसा पॉसिबल है, तो क्या वाकई ये पॉसिबल है? जी मैम, जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर रही है, सो जिसे हम ऑल सीजन फ्रूट फॉरेस्ट बोलते हैं। तो यदि आप किसी भी रीजन में जाएं तो कुछ जैसे ठंडे रीजन को यदि हम छोड़ दें तो ये बाकी जगह जो क्लाइमेटिक कंडीशन ऑलमोस्ट मिलती जुलती हैं। तो जैसे सपोज हमने कोई आम का सीजन हमें गर्मियों में मिलता है, राइट, जब गर्मी शुरू होती है, फिर ठंडी के सीजन में दूसरे फ्रूट्स मिलते हैं विंटर में, तो हर सीजन में होते हैं। बट अभी क्या होता है कि जो प्रॉब्लम है मोनोकल्चर की, जैसे हमें आम के बगीचे लगाएं, जैसे हमारे भी गाँव में खुद के पूरे आम के आम ही लगे हुए हैं, ये जामुन के पेड़ लगे हुए, एक सर्टेन सीजन वाले हो गए, तो फिर वो सीजन टू सीजन हमें मिलेंगे। तो हम लोगों ने एक पूरा टेक्निक डेवलप किया है जिसमें हम नो रत्न गार्डन भी बोलते हैं, या ऑल सीजन फ्रूट फॉरेस्ट, जिसमें हम 15-20 डिफरेंट स्पीसीज के ट्रीज लगाते हैं, फ्रूट्स ट्रीज स्पेशली लगाते हैं। उनके बॉटम पे भी फ्रूट्स लगाए जा सकते हैं, जैसे
वाटरमेलन, मस्कमेलन, ऐसे प्लांट्स, और जैसे आम का पेड़ हो गया, जामुन का हो गया, संतरा हो गया, अनार हो गया, नींबू हो गया, आंवला हो गया, जैक फ्रूट हो गया, मैंगो हो गया, जैसे मैंने बताया। तो जितने भी फ्रूट्स हैं उनका हम एक पूरा कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं, उनके लिए एक स्पेसिंग बनाते हैं एंड हम उन्हें प्लांट करते हैं कि हर सीजन के हिसाब से डिवाइड करते हैं कि विंटर सीजन में इसके फ्रूट्स आते हैं। सो थ्रू आउट द ईयर, यानी हमारे किसी भी रीजन में जाइए, हमारे यहाँ पे भी जैसे अभी इसका गुआवा का सीजन चल रहा है, अमरूद का चल रहा है, फिर कुछ टाइम बाद चीकू का शुरू होगा, फिर आम का शुरू होगा, अलग अलग फ्रूट्स आते रहते हैं। सो सेव तो क्या कहते हैं ठंडे रीजन से आता है, तो ट्रॉपिकल में ये नहीं हो पाता है, बट अब कई लोग कर भी रहे हैं, उतनी बेटर क्वालिटी का नहीं आता। बट मैं कुछ दिन पहले राजस्थान में था, तो वहाँ पे सेव की खेती कर रहे हैं एंड दैट्स अमेजिंग। उतनी बेहतर क्वालिटी नहीं है बट इट्स गुड। सो दैट इज हाउ वी डिजाइन दिस होल प्रोजेक्ट, जिसमें आप किसी भी सीजन में आप जाइए, आपको कुछ ना कुछ आपके फॉरेस्ट में, फ्रूट फॉरेस्ट में खाने को मिलेगा एंड ऑर्गेनिक मिलेगा, क्योंकि हम केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और इवन छोटे से छोटे यानी बैक यार्ड में अपने, यदि आपके पास 10-20 स्क्वायर मीटर का भी एरिया है, या इवन 10 स्क्वायर मीटर यानी 100 स्क्वायर फीट का एरिया, यानी उससे भी छोटा है, वहां पे भी इस तरह से ये फ्रूट फॉरेस्ट क्रिएट किया जा सकता है। यानी आपके बैक यार्ड में, जैसे जो छोटे शहर हैं, स्पेशली लोगों के बैक यार्ड्स होते हैं, फ्रंट यार्ड्स होते हैं, वहां पे किया जा सकता है। जहाँ कंक्रीट जंगल, हम जैसे दिल्ली, मुंबई है, दिल्ली में तो खैर लग्जरी है कुछ लोगों के पास की खुद बंगलो जैसी चीजें होती है, उनकी गाड़ियां घर के अंदर पार्क होती हैं। मुंबई में आप बोलिए लोगों को कि घर के अंदर गाड़ी पार्क होती है, तो उनके लिए बड़ा स्ट्रेंथ सा लगता है कि ऐसे कैसे घर के अंदर कैसे पार्क हो सकती है, क्योंकि हम पूरी बिल्डिंग्स में रहते हैं। तो वहां पे भी ये फॉरेस्ट क्रिएट किए जा सकते हैं, आप अपनी छत पे, टेरिस पे क्रिएट कर सकते हैं। सो दैट इज द होल मॉडल, और हमने इसका एक बड़ा अच्छा सा मॉडल बनाया है एंड वी आर प्लानिंग टू पुट इट इन द ओपन सोर्स, किसी के लिए भी होना। और उसका फायदा ये होगा कि आपको अपने फ्रूट फॉरेस्ट हेल्दी फ्रूट्स भी मिलेंगे, दूसरा एनवायरनमेंट को भी फायदा होगा, क्योंकि ये ट्रीज हैं, इनमें क्या कहते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड लेने की क्षमता होती है और ऑक्सीजन क्या कहते हैं निकालने की क्षमता होती है। सो एनवायरनमेंट को भी हेल्प करेंगे, थोड़ा बहुत डस्ट ट्रैप भी करेंगे। सो दैट इज वी आर डूइंग। फार्मर्स के लिए भी हम बड़े स्केल पे 10 स्क्वायर मीटर से लेके सैकड़ों एकड़ में कर सकते हैं। और इसका मैं बताना चाहूंगा, एक बड़ा ही आपने देखा होगा जो सोशल मीडिया पे कई सारे पोस्ट वायरल होते हैं कि हम रोड साइड क्यों नहीं लगा देते हैं एंड ऐसे फ्रूट्स तो गरीबों के या किसी के काम आ जाएं। तो मैं मेंशन करना चाहूंगा, स्पेशली एक मेरे मित्र हैं एंड ब्यूरोक्रेट IAS ऑफिसर है संदीप राजप्पा, तो मैं उनसे काम के तहत ही मिला और उन्हें ये कंसेप्ट इतना अच्छा लगा कि जब वो जबलपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर थे, तो उसके बाद वहां पे उन्होंने लगभग 8 ऐसे फ्रूट फॉरेस्ट लगाए थे जो पब्लिक के लिए था, और उसमें लिखा था कि आप खा सकते हैं, ले नहीं जा सकते हैं। वहां पे किया, उसके बाद जो छतरपुर में पोस्टेड थे, तो वहां अभी तक उन्होंने लगभग 2 लाख से ज्यादा फ्रूट फॉरेस्ट लगाए हैं, और वो अभी इस समय सागर में है, सागर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं। सो वहां पे भी उन्होंने मिशन रखा है कि मैं एटलीस्ट 10 लाख फ्रूट ट्रीज लगाऊंगा मैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन चीजों को इंस्पायर कर सकते हैं। और उनने इसे एक बड़े स्केल पे ले जाने के, क्योंकि वो एक ब्यूरोक्रेट्स हैं, सिस्टम है उनके पास, तो उन्हें सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा, महिलाओं से जोड़ा। सो एक बड़ा इनिशिएटिव बन गया है, और मैं चाहूंगा कि इससे क्या होता है, फायदा भी होता है। यदि आप छोटे शहर या शहर के आउटस्कर्ट में हैं या गांव में भी यदि इस टेक्निक का इस्तेमाल करें, तो जो फार्मर फैमिली हैं या जो अंडर प्रिविलेज फैमिलीज हैं, उनके लिए हर सीजन में कुछ ना कुछ फ्रूट्स निकल रहे हैं, ऑर्गेनिक है, तो मार्केट में अच्छे दाम मिल जाते हैं और एक कंसिस्टेंसी बनी रहती है। क्योंकि यदि इन फार्मर से हम या इन लोगों से फ्रूट्स ले रहे हैं, तो ये हमें थ्रू आउट द ईयर कुछ ना कुछ सप्लाई होता रहेगा। सो दैट इज वेरी यूनिक कंसेप्ट है ये, और हमने बड़े अच्छे से डिजाइन किया है। और हमने इसमें ये भी किया है कि आपको 1.5 साल में फ्रूट्स मिलने शुरू हो जाते हैं, और जब तक 1.5 साल का टाइम आएगा तब तक हम उस ग्राउंड को इस तरह से तैयार करते हैं कि जो सीजनल फ्रूट्स हैं, पपैया हो गया, जैसे तरबूज हो गया, फिर वाटरमेलन जो हो गया, तो ये भी ग्रो होते रहते हैं। साथ में आप चाहिए तो उसके बॉटम पे आप सब्जियां ग्रो कर सकते हैं। सो इट्स लाइक वी कॉल इट द फूड फॉरेस्ट, यानी काफी सारी फ्रूट्स भी मिल रहा है जो आपके डेली चीजों में होती हैं, सब्जियां होती हैं, ये भी होता है। तो आई थिंक कि दिल्ली NCR और आपके फरीदाबाद के लिए तो आई थिंक कि वहाँ पे लोगों के पास इतना स्पेस होता है कि इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं एंड दे कैन रीच आउट टू अस। और जल्दी ही हम इसे, आपने हमें ये किया है, सो हम इसे ओपन सोर्स पे डाल देंगे, जहाँ पे लोग उस पूरा मेथड का, कि इसका ये करने का तरीका है, इसको किस तरह से रेप्लिकेट करें, क्या क्या फ्रूट्स का पूरा लिस्ट है सीजन के हिसाब से। सो वी विल बी हैप्पी कि जितना ज्यादा लोगों को फायदा हो, एनवायरनमेंट को फायदा हो, और सब लोग खुश रहें, खुशहाल रहें, पॉल्यूशन कम हो।
और हेल्दी रहें, यही हमारी कोशिश है। और ये कोशिश आपके थ्रू हमारी आगे बढ़ सकती है। और एज अगेन साइड की हमें कोई से पैसे फाइनेंशियल गेन की अपेक्षा हम नहीं रखते, हम पब्लिक के लिए काम करते हैं। तहे दिल से धन्यवाद प्रदीप जी, तहे दिल से धन्यवाद। वाकई मतलब आपने इतनी बेहतरीन जानकारी दी। आपने न सिर्फ ग्रीन यात्रा के बारे में बताया, लेकिन आपने बहुत सारी टेक्निक्स लोगों के साथ शेयर की। और सबसे अच्छी बात है कि आपका एक ही नारा है कि हम इसके लिए पैसा नहीं लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने हमसे बात की और हमारे सभी लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी। थैंक यू भावना जी। दोस्तों, वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आप कहीं नहीं जाने वाले हैं। आप जुड़े रहने वाले हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। मेरी मुलाकात होगी आपसे अगले हफ्ते इसी खास कार्यक्रम में, लेकिन तब तक के लिए यू स्टे ट्यून्ड टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव। सिटी का जंक्शन 107.8 FM, फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन। मन का रेडियो बजने दे जरा।